इनर्शिया और मास के बारे में जानते हैं। जो ऊपर हमने एक्टिविटीज और एग्जांपल्स देखी, उसमें हमने देखा कि जो ऑब्जेक्ट हैं वो रेजिस्ट करती हैं अगर उनके जो स्टेट ऑफ मोशन को हम चेंज करने की कोशिश करते हैं। अगर वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहना चाहेगी, अगर वो मूव कर रही है तो वो चाहेगी कि इट विल टेंड कि वो मूव करती रहेगी। तो ये जो प्रॉपर्टी है जो ऑब्जेक्ट की, इनको हम इनर्शिया कहते हैं। तो क्या सारे ऑब्जेक्ट्स का इनर्शिया सेम होता है, वो हम जानते हैं, अब आगे जानने की कोशिश करते हैं, या नहीं होता। हमें पता है कि जैसे कोई खाली डब्बा है, उसको हम धक्का लगाएंगे तो आसानी से लग जाता है। अगर कोई उसी डब्बे में मान लो किताबें भरी हुई हैं ऊपर तक, तो उसको हम ज्यादा जोर लगाना पड़ता है। ऐसे ही अगर कोई फुटबॉल को हम किक मारते हैं काफी दूर तक जाती है, लेकिन अगर पत्थर उतना ही बड़ा हो तो उसको हम किक मारेंगे तो वो थोड़ा सा जाएगा, या क्या पता ना भी जाए, और बल्कि टांग को और हमारे जो पांव पे चोट लग जाएगी। तो एक हमने ऊपर जो ये सिक्के पे एक्सरसाइज करी थी, इसमें 5 के सिक्के की जगह 1 का सिक्का रखेंगे तो हम देखेंगे कि हमें और कम जोर लगाना पड़ता है, जो कार्ड पे, ताश के पत्ते पे जो हमने उंगली से मारा था। अगर मान लो कोई अगर एक थोड़ी सी, मान लो कोई घोड़ा गाड़ी है या इस तरह की कार्ट है, उसको हम धक्का लगाते हैं तो उसको कम फोर्स चाहिए एक तेज चलने के लिए। अगर उतनी फोर्स मान लो हम ट्रेन को लगाते हैं तो उस पर कुछ फर्क भी नहीं पड़ेगा। तो इससे, इन चीजों से हमें यह समझ में आया कि जिस चीज का मास ज्यादा होता है तो उसका इनर्शिया भी ज्यादा होता है। और तो इनर्शिया रिलेटेड है मास से। और तो हम किस तरीके से रिलेटेड है, हम इसको इस तरीके से समराइज करेंगे कि जो इनर्शिया है वो नेचुरल टेंडेंसी है किसी ऑब्जेक्ट की कि रेजिस्ट करना, अपने जो स्टेट ऑफ मोशन के अंदर कोई भी चेंज को रेजिस्ट करना, चाहे और या फिर रेस्ट को रेजिस्ट करना। मतलब जो उसका स्टेट ऑफ मोशन है, स्टेट ऑफ मोशन हो सकता है या तो रेस्ट है या वो किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, उसके अंदर कोई भी हम चेंज लाना चाहेंगे तो उस रेजिस्टेंस को इनर्शिया कहते हैं। तो जो मास है उस ऑब्जेक्ट का, वो मेजर है उसके इनर्शिया का। अब सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में जानते हैं। जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में तो हमें पता लगा कि अगर अनबैलेंस्ड फोर्सेस किसी ऑब्जेक्ट पे एक्ट करेंगी तो उसकी वेलोसिटी चेंज होगी। और जब वेलोसिटी चेंज होती है मतलब वो ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट करेगी। तो अब हमें पता लग चुका है कि जो एक्सेलरेशन है किसी ऑब्जेक्ट की, वो डिपेंड करती है कि उसके ऊपर कितनी फोर्स अप्लाई की जाती है। और फोर्स को हम कैसे जो मेजर कर सकते हैं वो देखते हैं। तो अभी तक जो कुछ हमने ऑब्जर्वेशंस पहले देखी हैं, जैसे कि अगर हम देखें कि टेबल टेनिस की बॉल अगर प्लेयर को हिट करे तो उसे ज्यादा दर्द नहीं होता, लेकिन अगर कोई क्रिकेट की बॉल मान लो जो स्पेक्टेटर देख रहे हैं उनको हिट करती है तो हो सकता है उनको चोट लगे। और ऐसे ही अगर कोई ट्रक खड़ा हो तो ज्यादा उसके ऊपर कोई ध्यान देने की हमारा ध्यान नहीं जाएगा, लेकिन अगर ट्रक धीरे भी चल रहा हो, मान लो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे चल रहा हो, तो भी उसके आगे कोई चीज आए तो ट्रक मतलब नुकसानदायक साबित हो सकता है। आदमी उसके नीचे आ जाए तो उसकी जान भी जा सकती है। तो क्योंकि उसका वजन, जो उसका मास बहुत ज्यादा है ट्रक का। और एक और एग्जांपल देखते हैं कि जो बुलेट है उसका मास तो बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी वो अगर फायर की जाती है तो काफी खतरनाक, वो भी जानलेवा साबित हो सकती है, क्योंकि उसकी मास बेशक कम है लेकिन वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है। तो इन सब ऑब्जर्वेशन से हमें पता लगा कि जो इम्पैक्ट कोई ऑब्जेक्ट डालती है तो वो उसके मास और वेलोसिटी दोनों पे डिपेंड करता है। तो अगर किसी चीज को हमने एक्सेलरेट करना है ज्यादा, तो अगर उसका मास ज्यादा होगा तो उसको फोर्स भी ज्यादा चाहिए एक पर्टिकुलर वेलोसिटी तक लेके जाने के लिए। तो दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि कोई एक हमें क्वांटिटी की कुछ ऐसी हमें क्वांटिटी चाहिए जो मास और वेलोसिटी को आपस में जोड़ सके। तो न्यूटन ने इंट्रोड्यूस किया एक नया
जो चीज जिसको हम कहते हैं मोमेंटम। तो मोमेंटम किसी भी ऑब्जेक्ट का हम डिफाइन कर सकते हैं, वो प्रोडक्ट है उसके मास और वेलोसिटी का। तो मोमेंटम को अगर हम p कहें तो p इज इक्वल टू mv। p है मोमेंटम और m मास है, v वेलोसिटी है। तो अगर ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा है, बेशक वेलोसिटी कम हो तो भी उसका मोमेंटम ज्यादा होगा। जैसे ट्रक के केस के अंदर उसका मास बहुत ज्यादा था ट्रक का, बेशक धीरे चल रहा था फिर भी उसका मोमेंटम बहुत ज्यादा था। और गोली के केस में जो बुलेट थी उसके अंदर बेशक मास कम था लेकिन वेलोसिटी बहुत ज्यादा थी तो भी वो खतरनाक थी। तो इससे हमें पता लगा मोमेंटम के बारे में। तो ये जो मोमेंटम है इसकी डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है। तो डायरेक्शन तो वही होगी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है, वही डायरेक्शन होगी, और मैग्नीट्यूड मतलब टोटल इसकी जो फिगर है। तो SI यूनिट जो है मोमेंटम की वो है किलोमीटर पर सेकंड। किलोमीटर तो मास किलोग्राम पर सेकंड, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो किलोग्राम तो मास से आ गया किलोग्राम, और वेलोसिटी की जो यूनिट है मीटर पर सेकंड वो जुड़ गई। तो मास और वेलोसिटी की दोनों की यूनिट्स जुड़ के किलोग्राम मीटर पर सेकंड यूनिट होगी मोमेंटम की। क्योंकि अनबैलेंस्ड फोर्सेस लग रही हैं जो वेलोसिटी को चेंज करने में जो ऑब्जेक्ट की, तो इससे हमें ये पता लगता है कि जो अनबैलेंस्ड फोर्स जो जब लगती है तभी उसका मोमेंटम चेंज हो सकता है जो ऑब्जेक्ट का। तो एक और सिचुएशन कंसीडर करते हैं जिसके अंदर एक कार के अंदर मान लो बैटरी उसकी खराब हो गई है और उसको स्ट्रेट लाइन पे हम धक्का मार के उसकी स्पीड हम 1 मीटर पर सेकंड तक लेके जानी है ताकि उसका इंजन स्टार्ट हो सके। तो अगर मान लो दो जने धक्का लगा रहे हैं तो थोड़ी देर के लिए एकदम ऐसे झटका सा मारते हैं तो कार आगे की तरफ नहीं हिलेगी, और लेकिन उसको लगातार वो धक्का कुछ देर तक मारते रहते हैं तो कार आप देखोगे कि आगे की तरफ ज्यादा चलेगी। मतलब उसमें चेंज ऑफ मोमेंटम कार का जब चल पड़ी तो चेंज ऑफ मोमेंटम आया कार के अंदर। तो इससे ये हमें पता लगा कि चेंज ऑफ मोमेंटम टाइम पे भी डिपेंड करता है कि कितनी जो अनबैलेंस्ड फोर्स लगाई गई वो कितनी देर के लिए लगाई गई। क्योंकि जब एकदम थोड़ी देर के लिए लगाई गई तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा, अगर वही उतनी ही फोर्स ज्यादा देर के लिए लगाई गई तो मोमेंटम में चेंज आया। तो ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन है वो कहती है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसी ऑब्जेक्ट का है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि कितनी अनबैलेंस्ड फोर्सेस लगाई जा रही हैं डायरेक्शन उस डायरेक्शन के अंदर। तो मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन अब हम देखते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अंदर। सपोज जो ऑब्जेक्ट का मास है वो m है और वो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है। फाइनल वेलोसिटी उसकी v है और t टाइम तक जो हम ये मोशन है, और इस दौरान उस पे कांस्टेंट फोर्स लग रही है F जो कि बराबर लग रही है और t टाइम तक ही लगी है। तो इनिशियल मोमेंटम उसका हो गया P1 हो गया मास इंटू वेलोसिटी m इंटू इनिशियल वेलोसिटी u। फाइनल मोमेंटम हो गया मास इंटू फाइनल वेलोसिटी v। तो चेंज कितना हुआ मोमेंटम में, P2 चेंज इन मोमेंटम प्रोपोर्शनल हो गया P2 माइनस P1, इनकी वैल्यू पुट करी हमने तो mv माइनस mu, m कॉमन आ गया, m मल्टीप्लाई बाय v माइनस u। तो जो रेट ऑफ अभी हमने जो पीछे देखा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के, तो ये फोर्स इज प्रोपोर्शनल रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो इसमें ये ऊपर से यहां आ गया m मल्टीप्लाई बाई चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम। तो ये प्रोपोर्शन का साइन चेंज करके हमने इक्वल टू डाल दिया और ये कांस्टेंट k लिख दिया, और तो फोर्स इक्वल टू कांस्टेंट k मल्टीप्लाई बाई मास इनटू एक्सेलरेशन बन गया। तो इसकी SI यूनिट जो फोर्स की है वो हो जाएगी किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो
किलोग्राम मास से आ गया और एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। तो फोर्स की यूनिट जो हम इस तरीके से चूज करते हैं कि जो के की वैल्यू 1 बन जाए। तो हम फोर्स की 1 यूनिट को इस तरह डिफाइन करेंगे कि जितनी हमें फोर्स चाहिए 1 केजी के मास को 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए, उस यूनिट उसको हम एक फोर्स की यूनिट बोलेंगे। तो 1 यूनिट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू के मल्टीप्लाई बाई 1 केजी मल्टीप्लाई बाई 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो के 1 बन जाएगा अगर हम ये जो ऊपर जो डेफिनेशन के हिसाब से। तो जो इस यूनिट ऑफ फोर्स को न्यूटन भी कहा जाता है। तो फोर्स की यूनिट है न्यूटन और वो इक्वल है 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर। तो जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है वो यूज कर सकते हैं हम फोर्स मेजर करने के लिए और फोर्स, मास और एक्सेलरेशन का रिलेशन आपस में जानने के लिए। तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन हम काफी जगह देखने को मिलता है। जब क्रिकेट बॉल जब कैच करता है तो आपने देखा होगा फील्डर उसको हाथ को बॉल के साथ नीचे लेके जाता है इस तरीके से। वो इसलिए है कि वो एकदम हाथ को स्टेबल रखेगा तो मास डी एक्सेलरेट करने के लिए बॉल को कम टाइम मिलेगा, तो मोमेंटम उसका ज्यादा होगा तो उसके हाथों को चोट लगेगी। जब वो नीचे की तरफ हाथ बॉल के साथ लेके जाता है तो उसको टाइम ज्यादा मिल गया, तो इम्पैक्ट भी कम होगा हाथ के ऊपर और उसे कैच करने के लिए टाइम भी ज्यादा मिल गया। तो ये है क्योंकि फाइनल वेलोसिटी इस केस के अंदर 0 है। इनिशियल वेलोसिटी काफी हाई है और फाइनल वेलोसिटी 0 है, तो वो टाइम इंटरवल नीचे की तरफ हाथ करने से बढ़ जाता है। ऐसे ही और एग्जांपल है कि जैसे एथलेटिक इवेंट्स में जो एथलीट छलांग मारते हैं तो दूसरी की तरफ या तो गद्दा रखा होता है या फिर रेत होती है, तो वो भी इसीलिए है कि उन्हें एथलीट का जो टाइम थोड़ा ज्यादा मिल जाए उसको रेस्ट पे आने के लिए। रेस्ट का मतलब 0 वेलोसिटी पे आने के लिए, उससे जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो कम हो जाएगा और चोट कम लगेगी। और जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो थी हम वो ये सेकंड लॉ से फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी डिराइव कर सकते हैं। जैसे फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज डिफरेंस इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। तो ये टी इधर आ गया, तो फोर्स इंटू टाइम इज इक्वल टू मास इंटू फाइनल वेलोसिटी माइनस मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी। अगर फोर्स हम उस ऑब्जेक्ट पे लगा ही नहीं रहे तो लेफ्ट साइड 0 बन गई और ये इधर आ जाएगा, तो एम यू इज इक्वल टू एम वी, एम कैंसिल हो जाएगा तो यू इज इक्वल टू वी। मतलब अगर किसी चीज पे हम फोर्स नहीं लगा रहे तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी यू, फाइनल वेलोसिटी वी के बराबर ही रहेगी हमेशा। और टाइम जितना मर्जी हो, तो टाइम जितने मर्जी आप बढ़ाते रहो, तो इनफाइनाइट टाइम के लिए जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे तो इनिशियल वेलोसिटी मास यू हमेशा फाइनल वेलोसिटी के आसपास रहेगी। अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 थी तो और फोर्स नहीं लग रही तो फाइनल वेलोसिटी भी वी भी 0 ही रहेगी। मतलब कोई चीज खड़ी है, उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही तो हमेशा के लिए जब तक उस पर कोई फोर्स नहीं लगती वो खड़ी रहेगी। ऐसे ही कोई अगर कांस्टेंट फिक्स्ड मान लो वेलोसिटी से कोई चीज जा रही है और उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती तो हमेशा के लिए वो चलती रहेगी। तो ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी डिराइव कर सकते हैं।